हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बाय SRK में। पहले तो आप सभी आज बधाई के पात्र हो, क्योंकि आपका हमारे चैनल ने जो कल आपको आंसर की प्रोवाइड की थी, आप लोगों ने बहुत लोगों ने उसको फॉलो भी किया था। और वो आंसर की मोस्ट एक्यूरेट आंसर की आज अ, साबित हुई है आपके सामने। क्योंकि जब अभी अब बोर्ड की आंसर की आई है, तो एक बार मुझे देख के लगता है कि वो बोर्ड की आंसर की से भी एक्यूरेट थी। क्योंकि बोर्ड की जो आंसर की अभी आई है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसको आप और बोर्ड ने बोला भी है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई आंसर में कोई दिक्कत लगती है, तो आप इसको प्रॉपरली क्लेम कर सकते हो। और क्लेम करके आप उसको अपना जो भी उसके रिगार्डिंग आप क्लेम करना चाहो, वो आप अपना क्लेम करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आप जो बोर्ड ने आपको फैसिलिटी दी है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दी है कि आपको सबसे पहले आपके जब उसको कोई क्वेश्चन क्लेम कर रहे हो, तो उसका कोई बेस होना चाहिए, कोई उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें आपके केमिस्ट्री के पेपर में 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे हैं जिन पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उनको क्लेम करके हम आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे हाथ में जो अभी सेट है, अब मैं जिसको आप डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये आपका सेट सी है। ये केमिस्ट्री का सेट सी है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शनेबल है वो है 108। अगर 108 क्वेश्चन की मैं आपको बात करूं, तो इसके अंदर उसने दे रखा है 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, उनको मिला करके C2H6 बना रखा है। तो जब भी कोई कंपाउंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से मिलके बनता है, तो तब उस कंपाउंड जब उसका कंपाउंड को फिलअप वैसे बनता है, तो वहाँ पे हीट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन काउंट होती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रखा है, जो कि गलत है। अब मैं इसको गलत किस बेसिस पे कह रहा हूँ, वो मैं आपको प्रूफ से बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इसी क्वेश्चन का यहाँ पे डाला हुआ है। इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, जो हम करेक्ट ऑप्शन कह रहे हैं। इसमें देखिए, मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पे कि मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी +1 क्लास की जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, उसमें एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर पेज नंबर 173 और 174 और 176, इन पे मैं आपको पेज दिखा करके ये प्रूव कर दूंगा कि ये आंसर गलत है जो बोर्ड ने दिया है, और आप जो आंसर आपका होना चाहिए वो एंथैल्पी फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे इसको। इसमें हमारे पास ये देखिए पेज नंबर 173 मैंने डाला है। इस पेज पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से बताया है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो, उसको आपको देखना है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये सब लिख रखा है। इसके बाद एक डेल्टा HF वगैरह जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब देखते हैं कि हमारे पॉइंट को कोरिलेट कहाँ करता है। नेक्स्ट में 174। अब 174 जो पेज है, आप इसमें देखिए, यहाँ पे रिएक्शन है ये वाली, यहाँ पे सेम रिएक्शन है, उसने यहाँ CH4 बनाया है, नीचे देखिए डेल्टा HF लिखा हुआ है, तो मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसके बारे में यहाँ देखो अंडरलाइन भी कर रखा है, ये ब्रैकेट से बंद किया हुआ है कि वेयर 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, वहाँ पे होता है मोलर या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो जितने जहाँ जहाँ भी आपका इस सिस्टम को देखोगे, तो वहाँ पे आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन आता है। जो इसने दिया है आंसर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो कब आता, अगर आपका कार्बन ग्रेफाइट की जगह यहाँ पे कोई एल्कीन होता और उससे आपका सैचुरेटेड सिस्टम बन रहा होता, तो वहाँ हम बोल सकते थे कि आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट बन रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही काउंट होगा। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। एक पेज नंबर 176 पे आ जाइए। ये देखिए 176, इस पे आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन दे दीजिए, देखिए आप इसमें क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इसमें आपको पूछा, देखो क्या गया है। 6 आपके कार्बन है ग्रेफाइट, 3H2 आपका मिलके C6H6 को कंपाउंड बना रहे हैं, और नीचे देखिए आप डेल्टा HF।
जब ये रिएक्शन के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन ही पूछा गया, एंथैल्पी फॉर्मेशन, आप इसमें ऊपर भी पढ़ोगे, यहाँ भी देखो एंथैल्पी फॉर्मेशन ही है, क्योंकि आप पूछ ही एंथैल्पी फॉर्मेशन रखते हो जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम को एटम से उसको मॉलिक्यूल को किसी को जनरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे एंथैल्पी फॉर्मेशन ही आता है। तो आप ये उसमें बेस देंगे कि एनसीईआरटी की बुक का ये बेस है जिसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंथैल्पी फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपको इस बेसिस पे डेफिनेटली आपको 100% इसका आपका क्लेम है बिल्कुल सही जाएगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं केमिस्ट्री में ही। आपके पास 122 क्वेश्चन नंबर 122, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें उसने दो चीज़ें दे रखी हैं, एक Ka1 है और एक Ka2 है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाइप्रोटिक एसिड होता क्या है। आपका कोई भी एसिड जो मोर देन 1 प्रोटॉन देगा वो पॉलीप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पे डाइप्रोटिक एसिड जैसे ऑक्जेलिक एसिड है या H2SO4 है, वो सभी आपके डाइप्रोटिक एसिड होते हैं। तो उसने यहाँ पे दे रखा है Ka1 और Ka2। Ka1 क्या होता है? Ka1 है जब आपका पहला H प्रोटॉन या आपका H पॉजिटिव बाहर निकलता है तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके लिए आपका कांस्टेंट है Ka1, और जब दूसरा निकलता है तो उसके लिए Ka2। अब देखिए इसने आंसर दे रखा है Ka2 ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाता हूँ एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन दे रखा है। ये देखिए एनसीईआरटी में आप अगर जाओगे तो क्लास +1 की एनसीईआरटी में पार्ट 1 जो इसको बोल रहा हूँ, इसमें चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पेज नंबर 224 है। अगर पेज नंबर 224 पे आप जा करके देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसमें मेंशन कर रखा है सब कुछ। ये देखिए ये आ गया आपका पेज नंबर 224। अब पेज नंबर 224 को हम स्टार्टिंग से रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है Ka1 Ka2 कोल्ड एज द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ द एसिड। ठीक है, अब नीचे एक टेबल दे रखी है। टेबल में सबसे पहला देखिए आप, आपको ऑक्जेलिक एसिड लिखा हुआ है, एस्कॉर्बिक, सल्फ्यूरिक भी लिखा है। देखो आप इसका ऑक्जेलिक एसिड का मैं Ka1 रीड करता हूँ, उस पर लिखा है 5.9 इंटू 10⁻², और Ka2 लिखा है 6.4 इंटू 10⁻5। अब देखिए 10⁻5 आपका छोटा है या 10⁻2 छोटा है? 10⁻5 आपका छोटा है, मतलब Ka1 वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, Ka2 वैल्यू आपकी कम है। अब उसने इसका रीजन भी देखो नीचे क्या मेंशन किया हुआ है। The reason for this that it is more difficult to remove a positively charged proton from a negative ion due to electrostatic forces। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही आपके पास कोई भी प्रोटॉन, कोई प्रोटिक एसिड है, उसने एक H पॉजिटिव लूज कर दिया तो नेगेटिव आयन बन जाता है। उस नेगेटिव आयन से आपको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को निकालना डिफिकल्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। अगर कोई प्रोसेस डिफिकल्ट है तो मतलब उस प्रोसेस का रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? स्लो होगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो आपकी Ka2 वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत है, और Ka1 ही हमेशा ज़्यादा होता है Ka2 से। ठीक है, अब इन सारे टेबल में इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी मैंसनड हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 123। ये तो एक ब्लंडर ही हो रखा है मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, शायद इसको आंसर बाई कुछ मिस्टेक ही लग रही है मुझे, बाई मिस्टेक से ऐसा लिखा गया है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो 123 को, इसमें आपको आईपीसी नेमिंग पूछी गई थी। आईपीसी नेमिंग के अंदर आपको मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको सोल्व करके आगे रखा हुआ भी है। ये देखिए, सॉरी, यस, यहाँ पे आपके पास ये है। अब इसमें देखिए आप कि अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पे उसने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें अगर आप 2 पोजीशन जो कि कायरल सेंटर है उसकी अगर आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाते हो तो यहाँ पे R आती है। मैंने पहले दोनों ऑप्शन लिख रखे हैं, 2R लिखा दोनों में ही। अब सिर्फ जो गेम है आपकी वो Z और E पे आके टिक जाती है। अब Z और E पे कैसे? अगर आपका जो 4 पोजीशन का जो आपका डबल बॉन्ड है, अगर वो Z है या E है, उसके ऊपर ही आपका सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। तो अगर उसको हम देखें, उसमें जो ब्रोमीन है, इसको अगर आप प्रायोरिटी दो डबल बॉन्ड पे, इसको 1 आएगी, इधर 3 वाले को 2 आएगी। इधर अगर हम जहाँ 5 लिखा हुआ है यहाँ पे देखें तो एक साइड CH3 6 लगा हुआ है, दूसरी साइड आपका हाइड्रोजन होगा। तो जो दोनों Br और CH3 मोर प्रायोरिटी ग्रुप है वो दोनों सेम साइड हैं। अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड है तो ऐसी एल्कीन को Z या सिस एल्कीन बोला जाता है। अगर ये
जेड है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन इसने ऑप्शन सेकंड दे रखा है। अब इसके रेफरेंस में भी हम लेके आए हैं। आप सभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानते होंगे, आपने क्लेडन की बुक का नाम सुना ही होगा। तो क्लेडन की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर पेज नंबर 153 है। मैं आपको पेज भी दिखाऊंगा अभी। उस पेज के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि जब मैंने एनसीईआरटी में खोजा तो एनसीईआरटी में मुझे जो मिला, कहीं भी हमें सिस ट्रांसएल्किन तो मिल गया कि आप कैसे डिफाइन करते हो, लेकिन जेड और ई नहीं मिला। तो हम उसको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं क्लेडन में। आगे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास ये देखिए, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, वन इज कोल्ड ए सिस और जेड एल्कीन और अदर ए ट्रांस और ई एल्कीन। मतलब आपका जेड एल्कीन ही सिस होती है। देखो, सिस एल्कीन और ट्रांस तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। अब सिस को ही जेड एल्कीन कहना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है सिर्फ। ये चीज़ हम यहाँ से क्लेडन की बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, और साथ में एनसीईआरटी का भी चाहो तो आप दे सकते हो। और उस चैप्टर में जाके जहाँ पे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह देखते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखते हैं, वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी रेफरेंस रख के इसको भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपके 3 नंबर हो गए पक्के, यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, और पता नहीं क्या इसमें भी क्या गलती की, कैसे इन्होंने आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन था सोडियम फिनेट रिएक्ट विद द एस्टाइल कलॉइड टू फॉर्म। देखिए, सोडियम फिनेट और सोडियम फिनॉक्साइड एक ही बात होती है। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड की एस्टाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना था। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, सोडियम फिनेट हमने बना रखा है यहाँ पे, ये है सोडियम फिनेट, ये जिसको सोडियम फिनॉक्साइड ही बोल देते हैं। और यहाँ एस्टाइल क्लोराइड हो गया आपके पास, ओ नेगेटिव ने अटैक किया, CO का ये बॉन्ड ऊपर मूव करके गया, दोबारा वापस आया तो Cl को बाहर निकाल दिया। तो आपका O के साथ COCH3 लग गया। अब आप देखिए, अगर सिंपल आपके एसिटिक एसिड होता है, उससे आप H निकाल देते हो तो आप उसको एस्टेट बोलते हो। और अगर वहाँ H हटा के आप वहाँ पे pH लगा दो, फिनाइल एस्टेट इसको बोलेंगे, जो हमने यहाँ बना के दिखा रखा है। तो फिनाइल एस्टेट जो आंसर इसका आना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग था आपका करेक्ट थर्ड ऑप्शन, पर इन्होंने दिया है फर्स्ट। अब इनका जो आंसर गिवन है वो गलत कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर इन्होंने आंसर लिखा है मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट कब बनता है? अगर मैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और ये CO है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो आपके पास फर्स्ट वाला जो मिथाइल बेंजोएट इन्होंने बना के दिखा रखा है, वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की एस्टाइलेशन हो रही है, तो आपके पास फिनाइल एस्टेट ही प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव करने के लिए भी हमने थोड़ा होमवर्क किया। एनसीईआरटी की बुक में चले जाइए, +2 क्लास की, उसमें एक चैप्टर होता है अल्कोहल फिनोल ईथर। वहाँ पे पेज नंबर 337 और 338 पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दे रखी है, जहाँ पे बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आपका जब भी एस्टेरिफिकेशन यहाँ पे होगी, तो एस्टेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटेट बनेगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं वो पेज भी। ये देखिए, इस पेज पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इस पर सिर्फ मेंशन कर देता हूँ यहाँ से मैंने क्या आपको दिखाना था। ये देखिए नीचे जहाँ मेंशन किया, यहाँ पे एक नाम लिखा है एस्टेरिफिकेशन, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट पेज पे ऐसा रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये आ गया पेज। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये वाली रिएक्शन देखिए आप, R भी लिखा है, एरोमेटिक भी लिखा है, आपको एलिफेटिक भी एरोमेटिक दोनों के लिए दिखा रखी है। OH आपके पास प्रेजेंट है बेसिक मीडियम में, जब उसका ArCOCl CH3COCl दे रखा है, हमारे पास एस्टर क्लोराइड दे रखा है, उसकी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा OCOR, आपको लिख भी रखा है। और यही बात आपको रिटर्न में यहाँ लिखी हुई है, देखिए यहाँ से आगे पढ़िए। द रिएक्शन विद एस्टाइल क्लोराइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, और यही रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है एस्टाइलेशन। आपको एस्टाइलेशन रिएक्शन देखिए, यहाँ एक चीज और लिखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टाइल ग्रुप इन द अल्कोहल इज कॉल्ड एज एस्टाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ एस्टाइलेशन रिएक्शन हो रही है, और उसका एग्जाम्पल आपको दे भी रखा है सैलिसिलिक एसिड में। अगर सैलिसिलिक एसिड पे यहाँ तो एस्टिंग एंड्राइड लिया, आप एस्टाइल क्लोराइड भी ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो एस्टाइलेशन होकर ये वाला प्रोडक्ट बनता है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का COH तो नहीं है, लेकिन फिनोक्साइड आयन तो है।
तो वो रिएक्शन करके आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो कि आपके पास OCOCH3 कंपाउंड बन रहा है, जिसको हम फिनाइल एस्टेट बोलेंगे, ना कि मिथाइल बेंजोएट। तो आपका ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली एक्सेप्ट होने वाला है। तो जो भी हमने आपको अभी बताया ये आपको करना है, ये सब चीज़ें करनी है आपको। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ये सब की कैसे जाएंगी। कोई भी काम आपको करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि सबसे पहले तो आपको ये वीडियो अपने मैक्सिमम जो भी केमिस्ट्री के पेपर में अपीयर हुए कैंडिडेट हैं उनके पास पहुंचानी पड़ेगी, ताकि सभी कैंडिडेट क्लेम करें, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप ये बात सोच के चलना कि मेरे आपके किसी एक के क्लेम करने से नहीं होने वाला है, ये सभी क्लेम करेंगे तभी जा करके आपका जो क्लेम है वो एक्सेप्टेड होगा और तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इतने बड़े एग्जाम में आपके 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बोर्ड ने कहाँ पे मेंशन की है ये बात कि आप क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का आपके पास लेटर आया हुआ है। उसने इसमें मेंशन कर रखा है सबसे पहले तो कि आपके पास जो भी आप के 3 एग्जाम हुए हैं अलग अलग लेवल के, उनकी आंसर की आ चुकी है। और उसी में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इससे आगे पढ़िए। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र बुकलेट में दिए गए किसी प्रश्न या उत्तर कुंजी में दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर के बारे में कोई आपत्ति हो, तो इस संबंध में एक वर्ड लिखा है पूर्ण तथ्यों प्रमाणों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पास सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। आप 4 जनवरी से 8 जनवरी तक अपना कंप्लेंट दे सकते हो, अपना क्लेम दे सकते हो। उसके लिए आपको 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हो। मतलब आपका टोटल 800 रुपीज़ लगने वाले हैं। वो भी नहीं लगने वाले, बता रहा हूँ कैसे नहीं लगेंगे। आप 800 रुपीज़ जो दे रहे हो दैट इज़ लाइक अ सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी मनी है वो। जैसे ही आपका देखो नीचे लिखा है, यदि किसी प्रश्न के संबंध में दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई गई, तो उस स्थिति में उस प्रश्न के जो जमा शुल्क है वो भी आपको परिणाम घोषित होते ही वापस कर दिया जाएगा। मतलब सिर्फ आपका 800 रुपीज़ का मैटर है, वो भी सिक्योरिटी मनी है जो आपको वापस कर दी जाएगी। लेकिन 8 तारीख के बाद कोई क्लेम नहीं लिया जाएगा, ये भी लिख दिया उन्होंने, ये मेंशन कर दिया है। तो इसलिए आपको ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी है ताकि आपका 8 तारीख से पहले पहले क्लेम हो जाए यहाँ पे। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, बहुत से बच्चे क्लेम करना चाहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि क्लेम करने के लिए सॉलिड एविडेंस नहीं होता और क्लेम उनका रिजेक्ट हो जाता है, उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी जो ये वीडियो जब ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोग सॉलिड प्रूफ के साथ क्लेम कर पाएंगे और आपका ये चारों क्वेश्चन एक्सेप्ट होंगे। और अगर आपके इतने बड़े एग्जाम में 4 क्वेश्चन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपका कितना बेनिफिट होगा। जो बच्चा 86 पे खड़ा है वो सीधा 90 क्रॉस करके स्टेट पास कर लेगा। और ये एग्जाम पास करने के बाद जब आपको पता है, अब तो PGT इंटरव्यू भी खत्म कर रखे हैं, आपके लिए गस्टेड ऑफिसर बनने का डायरेक्ट रास्ता खुल जाता है। तो इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपनी मोरलिटी को निभाते हुए ये वीडियो जितने भी मैक्सिमम लोगों को आप पहुँचा सके इसको पहुँचाएं। और आगे भी मैं इससे रिलेटेड जो आपके जो स्टेट से रिलेटेड आपका जो भी रहेगा रिजल्ट रहेगा या उसके रिगार्डिंग कुछ और क्लैरिफिकेशन भी आती है, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आज की इन्फॉर्मेशन या आज के होमवर्क का सिर्फ यही मतलब था कि आपके मैक्सिमम जो आप ये 4 मार्क्स हैं इनको अचीव कर सको, और वो तभी होगा जब आप टीम वर्क की तरह काम करोगे। इस वीडियो को बिल्कुल आग की तरह फैला दो, सबके पास पहुंच जानी चाहिए। सबके पास पहुंचेगी, सब देखेंगे तो प्रॉपरली क्लेम कर पाएंगे। आप पूरा रेफरेंस दे सकते हो, बुक का रेफरेंस दे के, बुक की फ़ोटो दे करके, NCERT का रेफरेंस दे करके इसको कम्प्लीटली आप सभी क्लेम करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लेम कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास क्वेरीज पहुँचे तो आपका क्वेश्चन एक्सेप्टेड हो और आप सभी को 4 मार्क्स मिल जाएँ। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमने कल जैसे आपको आंसर की प्रोवाइड की थी, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर की थी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बाकी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।